अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है बिस्मा असगर और यहाँ पे मैं आपको एसिड्स बेसिस और सॉल्ट समझा रही हूँ पिछले कुछ लेक्चर से। हम चैप्टर 2 ऑफ आवर बुक की बात कर रहे हैं और हमने अभी जो कॉन्सेप्ट शुरू किया है वो है ल्यूइस थ्योरी। अब इस थ्योरी के मुताबिक एसिड किसको कहना है और बेस किसको कहना है, उसका कुछ क्राइटेरिया है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह आपको पता लग जाएगा कि अब आप एसिड और बेसिस को डिफाइन किस बेस पे कर रहे हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने बात की कि लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स और बेसिस था क्या, और हमने देखा कि कैसे लुईस कॉन्सेप्ट के मुताबिक आपका एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है एक रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है, जो होता तो ऑफ कोर्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन जो आपका रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है उसको हमने क्या नाम दिया था? बिल्कुल ठीक, हमने उसको कहा था एडक्ट। एडक्ट के नाम पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको एडक्ट कहने का क्या मकसद है, आखिर बिल्कुल इसको अलहदा सा नाम क्यों दे दिया है। बेटा उसको एडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एडक्ट का मतलब होता है केमिस्ट्री में कि आप कोई ऐसी जगह जहाँ सारे के सारे आपके पास जितने मॉलिक्यूल्स पड़े हैं वो सारे के सारे आप एक जगह पे इकट्ठे करते हैं। तो आपको याद होगा कि जो हमने अपना प्रोडक्ट बनाया है उसमें आपके पास लोन पेयर शेयर करने वाला भी कंपाउंड है जो कि आपकी बेस है, और जितने आपके एसिड्स हैं, ठीक है, लुईस एसिड्स जो हैं, क्योंकि वो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इस वजह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बॉन्ड बनेगा, और उस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बनने की वजह से वो सारी की सारी चीज़ें एक ही कंपाउंड के अंदर आ जाएंगी। वो एक ही कंपाउंड बन जाएगा पूरा का पूरा, जिसके अंदर एसिड भी मौजूद है, जिसके अंदर बेस भी मौजूद है। अब आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में एसिड से कुछ कोई चीज़ निकलेगी वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, बेस से निकलेगी वो भी अलग हो जाएगी। फिर ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि प्रोटॉन एक चीज़ देगी, दूसरी चीज़ उसको एक्सेप्ट करेगी, वो भी डिफरेंट सिनेरियो चला गया। लुईस कॉन्सेप्ट में आपका एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, तो वो सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह इकट्ठी हो जाएंगी, वो पूरा का पूरा एक ही कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हमने फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा था। इसीलिए एडक्ट उसको हम कहते हैं। एडक्ट का मतलब भी ये होता है कि आपने सारी की सारी चीज़ों को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दिया है। ये तो हमने बात कर ली कि हमने उसको एडक्ट क्यों कहा। एडक्ट कोई इंग्लिश के लिए नहीं हम यूज़ कर ले, आपको मैं बता दूं कि ये केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है। केमिस्ट्री में हम इस बात का जिक्र करते हैं जब भी हम एक ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे आ जाएं तो उसको हम कह देते हैं वो क्या है हमारा, बिल्कुल ठीक, एडक्ट है। अब हम बात करते हैं लुईस एसिड्स के बारे में कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लुईस एसिड्स बन सकती हैं। तो बेटा देखो, लुईस एसिड्स बनने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो एसिड है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन्स ना हो उसके अंदर। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी स्टेबल है और उसको जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो उसके अंदर मौजूद हैं, तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो किसी और से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है ना, हमने केमिस्ट्री में 9th में जब पीरियोडिक टेबल पढ़ा, बॉन्डिंग्स पढ़ी, तो हमने यही देखा कि हर कंपाउंड, जो हर एलिमेंट है वो कंपाउंड्स बना रहा है, वो बॉन्ड कर रहा है, और उसकी बॉन्डिंग की रीज़न ही ये है कि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अब स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हर एलिमेंट अपना लास्ट शेल जो है उसको कंप्लीट कर सके। उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में चाहिए ना, वो जब कंप्लीट हो जाते हैं बेटा, तो उसके बाद वो कंपाउंड या वो एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। अब जितनी स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास ज़रूरत थी वो सारी की सारी चीज़ें अगर हो गई हैं, तो फिर कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट या कोई भी आयन अपने अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो 8 से ज़्यादा आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स ले ही नहीं सकता। तो फिर बेटा मुझे बताओ कि वो क्यों लेगा 2 एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा क्यों लेगा? 8 उसकी लिमिट है, 2 और वो रखेगा किधर, उसके काम भी नहीं आएँगे। वो नया शेल बना भी लेगा तो नया शेल 2 से तो कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट रह जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने याद रखनी है कि हमेशा लुईस एसिड वो चीज़ बनेगी जिसका एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट क्या हमने अभी बात की पिछले लेक्चर में कि ऑक्टेट क्या चीज़ है? ऑक्टेट का मतलब है कि उसके जो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो ही नहीं रहे। या हम कहेंगे कि आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, वो सारे के सारे मौजूद नहीं हैं। सबसे पहली बात हमने इसमें की थी BF3 की, बोरॉन फ्लोराइड की, जिसकी एग्जाम्पल को हमने अमोनिया के साथ समझा था और हमने बोरॉन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। आज मैं आपको बताती हूँ इस लेक्चर में एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में। हमने बात की थी कि जब भी आपने ये बात करनी है ना कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। आपको स्ट्रक्चर पता होगा तब जाके आपको समझ आ जाएगी कि ऑक्टेट कंप्लीट क्यों नहीं है।
एल्यूमिनियम की बात करते हैं, वही चीज़ें मैं रिपीट कर रही हूँ, आप मुझे बताते जाएं, अपने माइंड में आंसर सोचते जाएं, आपको समझ लग जाएगी। सबसे पहले बेटा सोचो कि एल्यूमिनियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। आप ओल्ड पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बात करो या न्यू के हिसाब से, ओल्ड के हिसाब से वैसे कहते हैं कि एल्यूमिनियम जो है हमारे पास थर्ड ग्रुप का है, न्यू के हिसाब से आप कह लेंगे ये 13 ग्रुप का है, लेकिन 13 में भी आप देखें डिजिट तो 3 का आ रहा है ना, तो उस 3 का मतलब है कि एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी कितनों से होती है? स्टेबिलिटी 8 इलेक्ट्रॉन से होती है। 3 प्रेजेंट है, 8 पूरे करने हैं, इसका मतलब है कि इसको 5 और चाहिए। अब 5 लेना आसान है या 3 देना आसान है? ऑब्वियसली 3 देना आसान है। तो मोस्टली तो ये हो जाएगा कि एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल देगा, आयन बना देगा, पॉजिटिव आयन, और उसके बाद ये बॉन्ड बना देगा। लेकिन इसका एक बॉन्ड बन रहा है एल्यूमिनियम का, जो हमने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और क्लोरीन के साथ अपने ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। पहले तो याद करें क्लोरीन आपके कौन से ग्रुप का एलिमेंट था। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप फिर मेरी बात सुने, आप लाजमी पीरियोडिक टेबल के पहले 20 एलिमेंट्स को याद कर लें। जिसको पहले 20 एलिमेंट्स आते होंगे उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि देखें, अगर आपको अभी एलिमेंट नहीं पता ना कि क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, तो आप पहले पीरियोडिक टेबल खोलेंगे, फिर आप इसके एटॉमिक नंबर को देखेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता लेकिन आपने याद किए हुए और आपको सिर्फ इतना ही पता है ना कि ये 7th ग्रुप का एलिमेंट है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन के आखिरी शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आखिरी शेल में मौजूद हैं और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने बात की थी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। तो क्लोरीन क्या करेगा? क्लोरीन अपने अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि खुद ही सोच लो, 7 देना आसान है या 1 लेना आसान है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। या तो क्लोरीन ये करेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज का आयन बन जाएगा और आयोनिक कंपाउंड बना लेगा। या ये करेगा कि ये किसी ऐसे के साथ शेयर कर लेगा कि जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा और क्लोरीन की शेयरिंग हो जाएगी। अब एल्यूमिनियम ने कहा कि वो ये काम करेगा कि वो क्लोरीन के साथ अपने आप को शेयर कर देगा। हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हमने कहा था कि हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ ड्रॉ करने हैं। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास 1, 2 और 3। क्लोरीन, हमारे पास क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमने इस कंपाउंड में 3 क्लोरीन अटैच किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ बारी बारी क्लोरीन भी ड्रॉ कर देंगे। ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और हम सिर्फ वैलेंस शेल के क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्लोरीन 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 के वैसे तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो 7 है। 1 ये हो गया, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह बाकियों के भी इसी तरह हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसके भी 1 2 3 4 5 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ ड्रॉ करने से ही आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। तो आपने देखा कि 3 क्लोरीन एल्यूमिनियम के इर्द गिर्द आके जुड़ गए और यहाँ पे क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम काउंट करते हैं। हर एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा अपना ऑक्टेट करने के लिए। क्लोरीन के पास 7 ऑलरेडी मौजूद थे। ठीक है, 7 ऑलरेडी मौजूद थे, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस की तरह शो करेंगे क्योंकि हम जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके लिए क्रॉस बना रहे हैं। हमने बना दिया क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस की फॉर्म में। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 अपने 8वां किसका हो गया? एल्यूमिनियम का। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास हो गया स्टेबल। अगले क्लोरीन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 अपने इलेक्ट्रॉन्स, 7वां भी अपना, 8वां किसका हो गया? एल्यूमिनियम का। तो यहाँ पे भी ये वाला जो क्लोरीन है ये भी हमारे पास स्टेबल हो गया। इस वाले की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 हो गए अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये 7th भी अपना, 7 किसका आ गया? एल्यूमिनियम का। ये वाला क्लोरीन भी आपके पास ये हो गया स्टेबल। तो इस कंपाउंड में क्लोरीन तो हमारे पास हो गया बिल्कुल स्टेबल। लेकिन आप देखें एल्यूमिनियम के टोटल कितने बनते हैं। एल्यूमिनियम के पास हमने पहले ही बात की, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले मौजूद होंगे। फिर कंप्लीशन के लिए इसको कितने चाहिए? कंप्लीशन के लिए मेरे बच्चे इसको चाहिए 8 पूरे, मतलब 5 और ये अपने अंदर लेगा। 3 पहले से मौजूद थे, एक एक इसके साथ क्लोरीन का आके जुड़ गया, तो देखते हैं टोटल कितने हो गए। 1 2 इस तरफ से
एक अपना एक क्लोरीन का, 1 2 इस तरफ से अपना और क्लोरीन एल्यूमिनियम का, क्लोरीन का और एल्यूमिनियम का इकट्ठा, और 1 2 अपना और क्लोरीन का। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6, ये हो गया 6। अब इसका मतलब है एल्यूमिनियम का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ ना, उसको तो कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी। आपने ये बात बेटा याद रखनी है। वैसे तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए, जैसे जैसे आपका शेल नंबर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता जाता है। एक ऐसे भी शेल्स हैं जिनको कंप्लीट होने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, फिर 18 की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि उतने नंबर ऑफ शेल्स हमारे सिलेबस में नहीं गिवन, इसलिए आपने उस नंबर की तरफ नहीं जाना। आपने सिर्फ जब इस में स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है ना, आपने ऑक्टेट याद रखना है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका काम सही जा रहा है। एल्यूमिनियम को 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत थी, एल्यूमिनियम के पास तो सारे हैं 6, तो हो गया ना ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जो हमने अभी बात की थी कि हमारा कोई भी कंपाउंड जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो लुईस एसिड बन सकता है। तो इसी तरह हमने देख लिया कि कैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड हमारे पास लुईस एसिड बन सकता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसके स्ट्रक्चर में 8 इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट है जिसके पास 8 होने चाहिए थे, लेकिन उसके पास 8 नहीं है। ये बात समझ में आई? हमने पहले बोरॉन फ्लोराइड के बारे में पढ़ा कि उसके पास भी 8 नहीं थे बोरॉन के पास। फिर हमने एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ा कि उसके पास भी 8 नहीं है। अब हम एक और कंपाउंड पढ़ते हैं जिसके बारे में मैं वैसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी, लेकिन सिर्फ बताऊंगी कि इसका भी वही हाल होता है। फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, दो नाम एक ही चीज़ के, ठीक है। ये फेरिक क्लोराइड या आयरन क्लोराइड, इसका फेरिक आयरन, आयरन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। आयरन के अंदर जो वैलेंस शेल है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उतने नहीं होते। 3 तो जाके ये अपने शेयर कर देगा क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का ऑक्टेट बहरहाल पूरा हो जाएगा, लेकिन आयरन का पूरा नहीं होगा। आयरन ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसलिए आप कोशिश करें कि आयरन की डिटेल में ना जाएं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह ड्रॉ करना है, क्योंकि उसके काफ़ी ज़्यादा शेल्स होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ, ये याद आपने रखना है कि आयरन का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता। वो 3 वैसे तो अटैच कर देता है क्लोरीन के साथ, लेकिन उसके अलावा आयरन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये पहली शर्त हो गई हमारा लुईस एसिड बनने की कि आपके पास जो भी कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी होनी चाहिए। वैसे ये पहली शर्त नहीं है, ये ओवरऑल शर्त है कि इलेक्ट्रॉन्स कम होने चाहिए। बेटा ये बात समझ में आ रही है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होना चाहिए। अगर पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे किसी कंपाउंड में तो वो एसिड नहीं बन सकेगा, लुईस एसिड नहीं बन सकेगा बहरहाल। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कमी होनी चाहिए, वहाँ पूरे नहीं होने चाहिए। इसी तरह हम बात करते हैं, पहले तो ऑक्टेट को देख लिया, कुछ और भी ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते, जैसे कि कैटाइंस। दूसरी शर्त हम देख रहे हैं कैटाइंस। कैटाइंस क्या चीज होते हैं? कोई भी स्पीशी जिसने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाले और वो कन्वर्ट हो गई पॉजिटिव चार्ज लेके, आयन बन गया भाई उसका, सी मतलब कैटाइन, और उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब आपको मैं समझाती हूँ। पॉजिटिव चार्ज बेटा तब आता है आपके किसी भी स्पीशी के ऊपर, चाहे वो एलिमेंट है, वो कंपाउंड है, कोई भी है, जब वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगी। जब किसी चीज़ ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं तो इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है? कमी। इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से अब ये स्पीशी अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो कैटाइंस हैं वो भी लुईस एसिड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो लुईस एसिड्स बनने के लिए आपके पास अगर कैटाइन मौजूद है तो इसका मतलब है वो लुईस एसिड बन सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, जिसकी हम शुरू दिन से बात कर रहे हैं एसिड्स के मामले में। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट, एटॉमिक नंबर 1, और साथ ही साथ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके वैलेंस शेल में। हाइड्रोजन को अपना कंप्लीट करने के लिए शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको याद होगा कि आपके एटम का जो सबसे पहला शेल होता है उसको कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि पहले शेल को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो हाइड्रोजन के पास तो शेल ही एक है। एक शेल होगा वो, उसमें उसके पास ऑलरेडी उसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया कि हमने हाइड्रोजन के अंदर से उसका ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और इसको H पॉजिटिव बना दिया। जब हमने उसके अंदर से उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाला, वो H पॉजिटिव बन गया, तो ये हमारे पास अब है एक कैटाइन।
बात समझ में आई? अब मुझे बताएं कि आपके इस हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? घबराना नहीं है, स्टूडेंट को पता होता है और वो फिर भी बताने में घबराता है। आपको पता है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक था वो निकल गया, कितने रह गए? 0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन क्या करे? हाइड्रोजन के अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, तो वो एक और या तो एक्सेप्ट करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है, या वो क्या करेगा, इस एक को निकाल देगा। जब इसने अपने अंदर से ये एक निकाल दिए ना, फिर भी इसके पास अभी भी गुंजाइश है, क्योंकि वो पहला शेल तो मौजूद है। वो पहला शेल अभी भी अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। तो आपका बहुत ही फेमस लुईस एसिड ये हाइड्रोजन बन जाएगा, जिसकी बात हमने हर एसिड में की। हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में भी हाइड्रोजन की बात की, ब्रोंस्टेड-लॉरी में भी बात की, और अब हम बात करें लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, कोई भी अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो हाइड्रोजन कहेगा कि मैं ले लेता हूँ, मैं अपने आप को कंप्लीट करके स्टेबल कर लूँगा। वही काम हाइड्रोजन ने इधर करना है। हाइड्रोजन ने वो इलेक्ट्रॉन्स दे लेने, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी हमने बात की थी, जो किसी बॉन्डिंग में काम नहीं आ रहे होते, वो फिर क्या होगा कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो ले लेंगे। सबसे पहले कमी वाले थे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, अब दूसरे कमी वाले हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो इस तरह से हमने बात की कि पॉजिटिव आइंस भी उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि मिस, जो हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, वो तो सारे के सारे पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, इसका मतलब वो सारे हमारे पास लुईस एसिड्स हैं। कैटाइंस आपके पास सारे के सारे बेटा लुईस एसिड्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन की बात हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री चलती ही एक्सेप्शंस के सर पे है। एक्सेप्शन की बात अगर करें तो हमारे पास ग्रुप 1 में जिस तरह सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। सोडियम के वैलेंस शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, वो आप निकाल देंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का। जैसे सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट के अंदर जब आखिरी शेल आप देखें तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आप वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सोडियम के पास पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। लेकिन बेटा सोडियम इतनी आसानी से लुईस एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि उसके पास जो बाकी शेल्स रह गए हैं वो बहुत स्टेबल हो गए हैं। तो बाकी शेल स्टेबल होने की वजह से आपके पास जो ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल होता है लुईस एसिड बनना। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव भी, इनके लिए मुश्किल है लुईस एसिड बनना, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये स्टेबल हो चुके हैं आयनिक फॉर्म में जाने के बाद। लेकिन हाइड्रोजन पॉजिटिव और सिल्वर पॉजिटिव, ठीक है, इनके लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन्स और ऐड किए जा सकते हैं। इससे ये वो 2 आयंस हैं जो आराम से लुईस एसिड बन जाएंगे। इनको लेकिन आप आसान से नहीं बना सकते, आपको इन पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको समझ आ गई कि लुईस एसिड किस तरह बनेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह लुईस थ्योरी के मुताबिक हमने अपने एसिड्स और बेसिस डिफाइन कर दिए, कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड गिवन हो, आपको पता कैसे चलेगा कि वो एसिड है या वो बेस है। कितना आसान था उनको डिफरेंशिएट करना। हमें सिर्फ छोटा सा एक क्राइटेरिया अगर पता चल जाए ना, तो हम किसी भी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमने उनको कैटेगराइज करना था एसिड्स और बेसिस अकॉर्डिंग टू व्हाट लुईस सेड, जो हमने आज सीख लिया और बड़े आराम से हमने अपना लेक्चर भी गुजार लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे मज़ीद डिटेल में इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को, ताकि हमारी थोड़ी सी रिविजन भी हो जाए और हमें सही तरह ये तीनों कॉन्सेप्ट्स याद भी हो जाएं। लेकिन आज का लेक्चर यहीं पे, आप इस क्राइटेरिया को अच्छी तरह याद करो। लेकिन हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।